तो बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो जो तुम लोगों ने ज्यादातर कॉमन डाउट है वो वाले कर रहा हूं मैं। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगर मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, इसका मतलब या तो वो आसान होंगे या फिर तुम जो सैटरडे डाउट क्लास होगी उसमें करा लेना, या फिर मुझे वैसे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, जिन लोगों ने भेजे हैं सिर्फ उनमें वो करूंगा, जो अब लिख रहे हैं उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हमें कहा नहीं गया था सबमिट करने को? राघव चावला, राघव चावला, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा। राघव चावला, करनाल कुरुक्षेत्रा, कहां से? कुरुक्षेत्रा। चलो कोई बात नहीं, कुरुक्षेत्रा वाले वैसे भी अमित सर को सबमिट करते हैं, तो आप लोग अमित सर से कोऑर्डिनेट करना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अटेम्प्ट कर लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने भेजा है। सबसे पहले तो fx इज बराबर टू एक्स स्क्वायर जब x 0 से लेके 3 तक है, और 3x जब 3 से लेके 10 तक है, और gx इज बराबर टू एक्स स्क्वायर जब 0 से लेके 2 तक है, 3x जब 2 से लेके 10 तक है। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। हालांकि फंक्शन है या नहीं है बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके, जो 2 कंडीशन अभी पढ़ी थी हमने वो पता है अभी, बाकी कुछ तरीके हम लोग 12th में पढ़ेंगे जिससे ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हर x को y मिलना चाहिए और हर x को यूनिक y मिलना चाहिए, किसी भी x को एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। सही कह रहा हूं? तो इधर देखते हैं, जब x 0 से 3 था तो एक्स स्क्वायर 0 से 9 गया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब x 0 से 3 गया तो एक्स स्क्वायर 0 से 9 गया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब x 3 से 10 गया तो 3x 9 से 30 तक गया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऑब्वियसली जब x 3 से 10 तक गया तो 3x 9 से लेके 30 तक गया होगा। अब क्या कोई ऐसा x है जिसको y नहीं मिल रहा? मतलब कोई x खाली बचेगा? सारे सब्स्टिट्यूट करूंगा सारे वैल्यूज मिल जाएंगी, सारे सब्स्टिट्यूट करूंगा सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कोई भी x खाली नहीं बचेगा। पहली चीज, एक कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कि कोई x खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी किसी भी x को दो, एक से ज्यादा y नहीं मिलने चाहिए, 2 या 3, मतलब ऐसे। यही थी ना? किस किस को ये कंडीशंस याद है? कोई x खाली नहीं बचना चाहिए और x को एक से ज्यादा y नहीं मिलना चाहिए। तो कोई x खाली नहीं बचा, ये हमने देख लिया। इन x को ये वाले y मिल रहे हैं, इन x को ये वाले y। क्या कोई भी y ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो? क्या कोई भी y ऐसा है इन दोनों में जो रिपीट हो रहा हो? एक 9 है, अगर ध्यान से देखो तो 9 के अलावा तो कोई नहीं है। और 9 भी किसको मिल रहा है? x इक्वल टू 3 पे। यहां भी 3 को ही मिल रहा है, यहां भी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे 9 मिल रहा है, और किसी को तो 9 नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसमें हर x को भी मिल रहा है y, और यूनिक भी मिल रहा है। कोई भी x ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज्यादा y मिल रहे हो, तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन है। कोई भी x ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज्यादा y मिल रहे हो। सोचो, जब यहाँ पे x को डालोगे तो एक ही y मिलेगा, जब यहाँ पे x को डालोगे तब एक ही y मिलेगा। क्या कहते हो? बात समझ रहे हो? तो ये फंक्शन है। यहां पे देखते हैं, जब x 0 से 2 था, जब x 0 से 2 था, तो जरा ध्यान से देखो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा। जब x 0 से 2 था, ध्यान से देखो x स्क्वायर 0 से 4 तक जाएगा, जाएगा या नहीं? जब x 2 से लेके 10 तक था, तो बताओ जरा x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा?
6 से लेके 30 तक जाएगा, जाएगा या नहीं? सही बात है। यहां से x इक्वल्स टू 2 पे, क्या यहां पे x इक्वल्स टू 2 डाल सकता हूं मैं? इक्वालिटी है तो डाल सकता हूं। x इक्वल्स टू 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिली बोलो? 4 मिली या नहीं? और यहां पे x इक्वल्स टू 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिली बोलो? 6 मिली या नहीं? इसका मतलब इसी एक x को 2 y मिल गए, तो फोटो कुछ ऐसी बनेगी इनकी, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं? तो ये एक x को एक से ज्यादा मिल गई तो मैं क्या कह दूंगा कि फंक्शन नहीं है। यहां पे किसी भी x को देखो, जब मैं x डाल रहा था तो 0 से 9, x डाल रहा था 9 से 30, एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, उस पे भी देखा तो x 3 ही आ रहा था, मतलब x इक्वल टू 3 पे 9 मिल रहा है, किसी भी x को एक से ज्यादा नहीं मिल रहा था, किसी भी x को एक से ज्यादा नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 को 2 वैल्यूज मिल रही थी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। क्या तुम्हें समझ आ गया ये? बहुत बढ़िया। पारस चावला, सॉरी लिख दे कम से कम 10 बार। और समझ गया होगा क्यों? मैंने कितनी बार बताया है, एक मैसेज को एक बार लिख दो बहुत है, एंटर दबाते जाओगे दबाते जाओगे दबाते जाओगे, बार बार पेलते रहोगे पेलते रहोगे पेलते रहोगे। यार मुझे लगा देखा नहीं होगा। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो अगले क्वेश्चन का आंसर दूंगा ना, बीच में उसको रोक दूं? अब जब मैं वो समझा रहा हूं तो उसको बीच में रोक के अब दूसरा का आंसर देने लगूं? अब चलो समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि इसको लिखना कैसे है। पारस भी बार बार यही चिपकाए जा रहा था, ध्रुव ने भी लिखा है, मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा था कि इसको पेपर में कैसे लिखेंगे। देखो, इसको तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे, अपनी इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश में। वो मेरे वाली इंग्लिश मत लिख देना जो मैं एसएमएस वाली लिखता हूँ। क्या लिखोगे? दोनों कंडीशन लिखोगे एज इट इज। As all the values of x are getting y and getting unique y, no value of x is getting more than 1 y, therefore it is a function। सीधे सीधे। और चाहो तो और भी लिख सकते हो कि x 0 से 3 जाएगा तो x स्क्वायर 0 से 9 वैल्यू देगा, जो जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में लिख देना सिंपल। और जिसको हमें प्रूव करना है कि फंक्शन नहीं है, उसके लिए एक एग्जांपल दे देना है। तो जिसको प्रूव करना है फंक्शन है, उसके लिए सिर्फ इतना लिखोगे, इट सेटिस्फाइज द गिवन टू कंडीशन। और दो कंडीशन वो तुम्हें पता है जो पिछली बार लिखी थी हमने, एवरी एक्स गेट अ वाई और एवरी एक्स गेट अ यूनिक वाई। ये लिख दोगे, ज्यादा बात है। ये कह दोगे x 0 से 3 है तो x स्क्वायर 0 से 9 जाएगा, x 3 से ये है, एक 9 वैल्यू रिपीट हो रही है जो कि x इक्वल टू 3 पे ही आ रही है, उसके अलावा किसी भी x को एक से ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये सारा अंग्रेजी में लिख दोगे, काम बन जाएगा। और जब मुझे ये दिखाना है कि नहीं है तो मैं ये एग्जांपल दे दूंगा सिंपल, कि x इक्वल टू 2 पे भी y मिल रहा है 4, x इक्वल टू 2 पे y 6 मिल रहा है, तो एक x को एक से ज्यादा y मिल गए, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? ऐसा नहीं है उसमें कुछ अलग खेल है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही चीज हमें लिख देनी है, सीबीएसई का यही खेल है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछा है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ऐसा पूछा है। अच्छा, कितने लोगों ने इसको पहचान लिया? क्या तुम्हें ये दिख रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? ऐसी चीज हमने पढ़ी है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे वो यही है, रेट ऑफ चेंज टाइप ऑफ। तो ये बस कुछ नहीं है, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ये पूछा है हमसे। वैल्यू डालो, आंसर लो, खत्म। वैल्यू डालनी है, आंसर बता देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये पता नहीं तुमने क्यों पूछा है मेरे से, ये मुझे नहीं ऐसा लगा कि तुम्हें पूछना चाहिए था।
अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसकी डोमेन बतानी है। बहुत आसान है, जब जब डिनोमिनेटर जीरो होगा वो वैल्यू हटा दो, जब जब डिनोमिनेटर जीरो होगा वो वैल्यू हटा दो। वैसे ये किसी ने पूछा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, बोनस क्वेश्चन समझ लो इसको। डिनोमिनेटर जीरो होगा वो हटा देनी है, बाकी सब आंसर आ जाएंगे। अब देखो डिनोमिनेटर हो रहा होगा 6 और 2 पे, तो कुछ निकम्मे बच्चे आंसर लिख रहे हैं 1 2। बोलो 1 या 2 आंसर। बहुत बढ़िया, यहां से रूट यही आती है ना 2 और 6। अब देखो 95% मतलब 90% बच्चों ने कहा है 1, जितने आंसर मेरे पास आए हैं। 4% या 8% बच्चों ने कहा है कि 2, और 2% ने कहा है कोई भी नहीं। तो ये लोग तो पहले अपना इलाज कराओ। जो लोग ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ये लोग अपना इलाज कराओ अच्छे से डॉक्टर से। पहली चीज ये, थोड़ा दिमाग और चलाओ, ये वाले सही है। अरे जब ये माइनस कर दोगे, ये तो पूरा इंटरवल है, ये वाला पूरा इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, आर में से ये पूरा इंटरवल हट गया। लेकिन हमें पूरा इंटरवल थोड़ी हटाना है, हमें तो सिर्फ ये दो वैल्यूज हटानी है, क्योंकि इन दोनों पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो ये दो सेट में लिखेंगे, जैसे बचपन में सेट्स पढ़ा था वैसे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये दो वैल्यू हटानी है जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, उसके अलावा कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। डोमेन क्या होता था, डोमेन में क्या क्या देखते थे, लॉग का इनपुट देखते थे, बेस देखते थे, अंडर रूट के इनपुट देखते थे, और डिनोमिनेटर देखते थे। बाकी कुछ दिख नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर जिस जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो पॉइंट हटा देंगे। समझ गए। एक बालक पगला गया, वो कह रहा है करके बता दो। अबे क्या करके बताऊं भाई, पैसे वसूल रहे हो। देखो ये देखो, अब इसमें क्या करके दिखाऊं कि ये मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी। ये एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जीरो किस पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 और 6 पे। अब ये चाहते हो मैं करके दिखाऊं, सोचो ये कैसी चाहते हैं तुम्हारी। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैंने पारस चावला को एक चीज सिखाई थी, अभी अभी जस्ट 2 या 3 मिनट पहले सिखाई थी, बताई थी। क्या हर्षित गर्ग आपको ये बात नहीं पता चली जो मैंने पारस को बताई थी, या हर एक को अलग से बताऊं मैं, क्या चाहते हो। एक मैसेज एक बार लिख दिया, तुम्हारा काम खत्म। समझ गए। हर्षित बार बार लिख रहा है, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे अगला क्वाड्रेटिक, जब चैप्टर आएगा इसकी रेंज भी निकालेंगे। और इतने दिनों से मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मेरा गला खराब हो गया है कि भाई 12th का टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में रेंज, ज्यादा डिटेल में डोमेन 12th में देखेंगे। किस किस को ये बात पता है कि मैं कम से कम 5 करोड़ बार कह चुका हूं, कह चुका हूं ना, बता चुका हूं तुम्हें। फिर तुम ऐसे शुरू हो जाते हो, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसका एड्रेस कैसे पता लगाएंगे, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, इसका टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा, इसके पापा का नाम क्या होगा, सब पता लगाएंगे, इसकी पूरी कुंडली खोलेंगे, घबराओ मत। तुम्हें बड़ी जल्दी है यार, इतना समझाता हूं तुम्हें फिर नहीं समझ आ रहा, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो तुम। चलो खैर कोई बात नहीं। पारस चावला कह रहा है रेंज की थोड़ी प्रैक्टिस करा दो ताकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। पारस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, जितना हमने पढ़ लिया उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। देखो कह रहे नहीं हुई वैसे तो, अबे नहीं हुई तो क्या मजे लेना बे। एफ एक्स दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। एफ हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा,
x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल, फंक्शन R2 आ रहा है, रेंज बतानी है इसकी। चलो लो पारस आ गया तेरे मतलब का क्वेश्चन, रेंज बतानी है। रेंज वैल्यूज ऑफ x होती है कि y, पहले ये बताओ। इमेज ब्लर हो रही है तो मैं वो ठीक कर दूंगा, घबराओ मत। मुझे ये बताओ कि रेंज x की है y की वैल्यूज, ठीक है बहुत बढ़िया। तो y तो ये है, इसका मतलब मुझे पता लगाना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, यही पता लगाना चाहता हूं, यस या नो। बहुत बढ़िया। देखो एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशनल तरीका बताऊंगा इसको करने का। इसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका अभी पढ़ेंगे, एक तरीका क्वाड्रेटिक चैप्टर जब करेंगे तब पढ़ेंगे, और एक तरीका 12th में पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। फिलहाल अभी देखो क्या करना है मुझे। अभी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वेरी कर रहे हैं या नहीं। एफ ले रहा हूं इसको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वेरी कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं यस या नो। बहुत बढ़िया। मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमिनेटर में +1 -1 कर रहा हूं। किसी को दिक्कत इससे? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जरा, सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर, ये बचपन से कर रहे हो। तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने सिर्फ और सिर्फ एफ को री डिफाइन कर लिया, मतलब एक नए तरीके से लिख लिया। यहां से यहां तक पहुंच गए, पहुंच गए होगे। अब बात यह है कि क्यों करा। देखो फायदा क्या हो रहा है इसको करने से, ध्यान से देखना जरा। मुझे ये बताओ, जब एफ ऐसा लिखा हुआ था, जब एफ ऐसा लिखा हुआ था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों वेरी कर रहे थे। मैंने अभी तुमसे पूछा था, तुमने यस लिखा था, एग्री करते हो ना। अब इधर देखो, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, क्या कहते हो? क्या कहते हो बोलो। अब सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। ये 1 कांस्टेंट है, ये माइनस कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। ये मानते हो इस बात को? तो जब मुझे ऑब्जर्व करना है, तो ये 1 दे रहा हूं, ये 2 दे रहा हूं, 1 या 2 में से। अब इसमें दोनों वेरी कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक वेरी कर रहा है, किसको ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान होगा बोलो? 2 को, ऑब्वियसली। यहाँ पे दो पे नजर रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक पे ही नजर रखनी पड़ रही है। इसलिए मैंने इसको रीडिफाइन करा है, इसलिए मैंने इसको रीडिफाइन करा है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये कैसे पता चलेगा हमें +1 -1 करना, ये कोई हिंट थोड़ी ना लिखा होगा। ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। कम से कम 5 करोड़ बार हम 11th और 12th में ऐसा करेंगे। तो जब 5 करोड़ 1 वाला नंबर आएगा, तब तुम्हें पता ही होगा। और वो 5 करोड़ 1 वाला कब आएगा? जब तुम पेपर दे रहे होगे। तो बार बार हम यही चीजें करेंगे, तो तुम्हें अपने आप धीरे धीरे आदत बन जाएगी इसको करने की। चलो पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बार। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, पूरा डिनोमिनेटर सिर्फ अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा 1। बहुत सही लिखा है, लगभग सभी ने यही लिखा है। डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसने अपनी मिनिमम वैल्यू 1 ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तुम कह रहे हो 1 है। ऐसे ही डिनोमिनेटर अपनी मैक्स वैल्यू कब लेगा, मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? इन्फिनिटी लेगा। ये मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे, सबने सही लिखा है तो मैं मान लेता हूं कि समझ ही गए, ठीक है। मुझे अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सब अपने दिमाग के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो, ताकि जो मैं कह रहा हूं वो सीधे दिमाग तक पहुंचे। मुझे ये बताओ, जब ये मिनिमम हुआ तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हुई, सही कह रहा हूं मैं?
सही कह रहा हूं मैं? ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हुई तो इसका मतलब 1 में से मैक्सिमम क्वांटिटी माइनस हो गई तो एफ एक्स मिनिमम आ गया। मानते हो इस बात को? दोबारा से देखते हैं, दोबारा से। जब इसने मिनिमम ली तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हुई, इसका मतलब 1 में से मैक्सिमम क्वांटिटी माइनस हुई है, इसका मतलब एफ एक्स मिनिमम हो गया होगा। क्या मानते हो इस बात को तुम? बिल्कुल मानना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एफ एक्स मिनिमम क्या वैल्यू लेगा? जब ये 1 ले रहा होगा। इसको 1 देके एफ एक्स की मिनिमम बता सकते हो? 0 आ रही होगी। जब इसको मैंने पूरी क्वांटिटी को 1 लिख दिया, 1 माइनस 1/1 0 आ, इसका मतलब एफ एक्स मिनिमम वैल्यू ले रहा है 0। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। जिनको पहले में दिक्कत रही हो वो दूसरा ध्यान से देखना, सेम पैटर्न पे मूव करूंगा। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया, ये वाला सर्कल मैक्सिमम हो गया, तो मैं ये कह दूं बड़े वाला सर्कल मिनिमम हो गया। एग्री करते हो? यस या नो? जब ये मैक्सिमम हुआ तो बड़े वाला सर्कल मिनिमम हो गया, और 1 में से मिनिमम क्वांटिटी माइनस करी तो ये मैक्सिमम हो गया। 1 में से मिनिमम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी तो ये मैक्सिमम हो गया। तो एफ एक्स की मैक्स वैल्यू भी बता सकते हो तुम। जब ये इंफिनिटी डालूंगा तो 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो 1 माइनस 0 कितना आया? 1 आया। समझ गए? जब इसको इंफिनिटी डाला तो 1/इंफिनिटी कितना, ऐसा बना 1 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। 1 माइनस 0 कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो 0 से 1 तक आना चाहिए। मेरा जो आंसर है, क्योंकि कम से कम 0 ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 ले रहा है, ऐसा ही। अब देखते हैं क्लोज या ओपन। ये मिनिमम वैल्यू 1 इक्वल टू था या टेंडिंग टू था? बताओ, इक्वल टू या टेंडिंग टू? ये अपनी मिनिमम वैल्यू 1 लेता है ना, और इक्वल टू है तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि जब ये 1 हो जाएगा तो वैल्यू 0 मिल रही है। लेकिन क्या ये इंफिनिटी हो सकता था एक्चुअल में? सोचो, इंफिनिटी तो हमेशा टेंडिंग होता है दूसरे केस के लिए। अगर ये इंफिनिटी टेंडिंग था तो कायदे से ये जो 1 आया है ये भी टेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंफिनिटी एग्जैक्ट नहीं होता। तो इसलिए 1 पे मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्या तुम समझ गए मैंने 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि ये टेंडिंग था, और टेंडिंग का मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट लगाओ, यही होता है ना। इंफिनिटी को टेंड करते हैं, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं। इसलिए 1 भी टेंडिंग था, इस पे ओपन ब्रैकेट, और यही अपना आंसर हो गया। ये एक तरीका है जो मैंने बताया है। विद टाइम तुम्हें 2-3 तरीके और पता चलेंगे। एक तो अगले चैप्टर में ही पता चल जाएगा, जब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होंगे ना, उसी में पता चल जाएगा। एक एओटी से हो जाएगा, एक लिमिट्स में भी आएगा, अरे बड़ी सारी जगह पे आएगा। बहुत सारे तरीके हैं। रेंज तुम विद टाइम सीखते रहोगे। डोमेन तुम्हें आनी चाहिए अभी के लिए। वंशिका चौधरी ने लिखा है, ये जो आर लिखा हुआ है, R to R लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है? रियल है। आर का मतलब रियल होता था, सेट्स में पढ़ा था बचपन में हमने कभी किसी जमाने में। फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल टू ऑल रियल, मतलब एक्स सारी वैल्यूज ले सकता है जो मर्जी है। तो ये होगी डोमेन, ये होगी कोडोमेन। ये हमने निकाली है रेंज। कोडोमेन याद है क्वेश्चन में गिवन होती थी हमेशा, मैंने बताया था। चलो, ये भी अब मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ताकि तुम ये ना कहो रिपीट 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 चिल्लाने लगते हो। ध्यान से समझो भी। अब देखो अगला क्वेश्चन। यार अगला क्वेश्चन तो आसान है, तुम ना मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए। अगला क्वेश्चन क्या है? x+1 gx दिया हुआ है 2x-3। उसने पूछा है f+g बता दो, f-g बता दो, f/g बता दो। अरे इसका मतलब है दोनों फंक्शन को ऐड करके बता दो बस। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है। दोनों को ऐड करो ये बन जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ये बन जाएगा, दोनों को डिवाइड करो ये बन जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये तुम्हें आधे एफ एक्स, इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स ही है। एफ प्लस जी लिखा हुआ है। एक बच्चे ने मुझे एनसीईआरटी से इसकी फोटो भेजी, इसकी कि ये एफ प्लस जी क्या है, ये क्या है। मेरे को तो मुझे लगा कि तुम्हें ये पता ही होगा कि इसका मतलब प्लस होता है, प्लस का मतलब होता है इसको और इसको ऐड कर लो, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब डिवाइड। ऐसा मैं मान के चला, और ये मेरी गलती है, तो मैं तुम्हारे लिए सॉरी लिख देता हूँ।
मैंने ये अज्यूम कर लिया कि तुम्हें पता होगा कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये डिवाइड होता है, लेकिन मेरी गलती है कि मेरे को अज्यूम नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने सॉरी लिख दिया। ठीक है, मुझे हो सके तो इस जन्म में माफ कर देना, वरना वरना मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अगले जन्म की तैयारी जल्दी कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक और मजेदार बात बताता हूँ तुम्हें। जी पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, बातें बातें तो चलती रहेंगी, काम का काम पहले करना चाहिए। 9th क्वेश्चन, ये तो सारी दुनिया ने भेजा है, किसी का भी नहीं हुआ। रिलेशन डिफाइंड है एक आर, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, और आर हमारे पास उसने कहा है, आर उसने कहा है कि इक्वल टू है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल एंड ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसा कहा है उसने। ठीक है, अब उसने कहा है तीन चीजें चेक करनी है। पहली चीज उसने कहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल। दूसरी चीज उसने कही है, दूसरी चीज उसने क्या कही है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तीसरी चीज उसने कही है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दोनों बिलोंग करते हैं, दिस एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तीन चीजें उसने हमें कही है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज ट्रू है, क्या चीज फॉल्स है। पहले तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूं। 12th में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 12th में जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये रिलेशन का सबसे पहला कंसेप्ट होगा जो हम पढ़ेंगे। 12th में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन का सबसे पहला कंसेप्ट होगा जो ये पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो ये तीन टाइप के रिलेशन लिखे हैं इसमें। इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ये पूरी ये डिटेल में, ये तो वैसे उसने दे दिया क्वेश्चन 11th में तुम्हें, ताकि तुम्हें बाद में देखा देखा लगे। अभी ये और अगर तीनों हो तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस, लेकिन ये सब 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ ट्रू फॉल्स चेक करके दिखाता हूं कि ट्रू फॉल्स कैसे आएंगे। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। अगर कोई इसको फॉलो करता है तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, कोई इसको करता है तो सिमेट्रिक कहते हैं, इसको होता है तो ट्रांजिटिव कहते हैं। ये 12th चैप्टर की एनसीईआरटी किसी के पास हो भी अगर, तो एनसीईआरटी हो भी क्या मेरे पास ही होगी, रुको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड का टाइम दोगे, मैं एनसीईआरटी ढूंढ के लाता हूँ। ये देखो एनसीईआरटी +2 पार्ट 1, कहाँ गया चैप्टर, रिलेशन फंक्शन चैप्टर, पहला ही चैप्टर है 12th में। ठीक है, और ये देखो ये लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो, पढ़ पा रहे हो तुम स्क्रीन पे, ये रिफ्लेक्सिव लिखा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक लिखा है अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होगा। ट्रांजिटिव लिखा है अगर A1 A2 A2 A3 है तो A1 A3 भी होगा। यही सेम तुमसे इसमें पूछ लिया है, देख लिया। वैसे अभी कोई जरूरत भी नहीं है, 12th में हम पढ़ेंगे। वैसे मैं तुम्हें कह रहा था ना 12th में भी सेम है, इतने दिनों से कह रहा था, तुम मान नहीं रहे थे। आओ जरा सुनो, तो उसने पहली चीज हमसे पूछी ए कॉमा ए, जैसे ए कॉमा बी है तो क्या करो, ए कॉमा बी है, ए को बी को भी ए डाल दो, तभी तो ये बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। सोचो अगर बी भी ए के इक्वल हो जाए, पहला ऑप्शन बनेगा ए इक्वल्स टू बी पे। एग्री करते हो, ये बनेगा या नहीं? ए कॉमा ए बनाने के लिए बी को भी ए डालना पड़ेगा, यस या नो? बिल्कुल। तो अगर बी को ए डालूंगा तो पहले ऑप्शन के हिसाब से बनेगा ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा बनेगा, क्योंकि पूरे रिलेशन में डालूंगा। तो पहला ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो ए स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं, फॉर ऑल एक्स का है,
फॉर ऑल ए मतलब हमेशा, क्या हमेशा हर नेचुरल नंबर के लिए ए स्क्वायर के बराबर होता है? सोचो, यस या नो? बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ 1 पे होता है। अगर मैं नेचुरल की बात करूं, वैसे तो 0 और 1 दोनों पे होता है, लेकिन नेचुरल की बात करूं तो 1 पे होता है। तो उसने तो फॉर ऑल का है, और फॉर ऑल तो नहीं होता। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कहना चाहूंगा। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे साथ हो सब? बहुत बढ़िया। चलो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पता है, तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट करा के अपना ही टाइम वेस्ट करते हो, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम रिपीट रिपीट लिखते हो, पहली बार ध्यान से सुना करो। उसने कहा a कॉमा ए की बात करो, तो तुम्हें दिख रहा है a कॉमा बी में अगर b को भी a डाल दो तो a कॉमा ए बनेगा, तो b को भी a डाल दिया, तो यहाँ क्या बना? a इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या a स्क्वायर के बराबर होता है हर नेचुरल नंबर के लिए? क्योंकि उसने हमेशा पूछा है, फॉर एवरी। नहीं होता, तो हम फॉल्स कह रहे हैं, सिंपल। बी पार्ट पे चलते हैं। उसने कहा कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज b कॉमा, इंप्लाइज का मतलब अगर ये है तो ऐसा भी होना चाहिए। इंप्लाइज का बेसिक मतलब यही होता है ना, दिस इंप्लाइज दिस का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर पहली कंडीशन है तो दूसरी भी होना चाहिए, यही कहता है ना इंप्लाइज का मतलब, मानते हो? तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है इसका मतलब अगर a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो ये इंप्लाई करे कि b इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। एक बार ये लिखा, a कॉमा बी का मतलब क्या था? a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो b कॉमा ए का मतलब क्या होगा? b इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बताओ जरा, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या कभी इंप्लाई करेगा b भी ए स्क्वायर के बराबर होगा? सोचो। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है एक आधे केस में कर भी जाए, लेकिन क्या हमेशा करेगा? हमसे तो हमेशा के लिए पूछा उसने, हमेशा नहीं करेगा, तो मैं इसको भी फॉल्स कहना चाहता हूं। अब मैं तो सी पार्ट, सी पार्ट में उसने कहा कि है ये है तो ये भी होगा, इफ दिस एंड दिस तो ये भी होना चाहिए। देख लेते हैं। अगर a कॉमा बी है इसका मतलब a बी स्क्वायर के बराबर है, b कॉमा सी है इसका मतलब b सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये इंप्लाई करेगा कि a सी स्क्वायर के बराबर है। जरा स्टेटमेंट को एनालाइज करना, a बी स्क्वायर है b सी स्क्वायर है, तो क्या a सी स्क्वायर होगा? यस या नो? बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहो तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, चाहो तो किसी एग्जांपल से देख लो। अगर a बी स्क्वायर के बराबर है और b सी स्क्वायर के बराबर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a सी स्क्वायर के बराबर हो। हाँ, किसी केस में हो भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं होगा, लेकिन क्या ये ऑलवेज होगा? ऑलवेज तो नहीं होगा, ऑलवेज तो नहीं होगा, हमेशा तो नहीं होगा। क्या कहते हो? हमसे पूछा है हमेशा, तो हमेशा नहीं है, तो मैं इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स कहना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? समझ गए क्या पूछा है? बस इससे ज्यादा डिटेल में इसको 12th में पढ़ेंगे, 12th में आएगा ये। जो लोग अभी नहीं भी ढंग से समझ पाए, ये तीनों डेफिनेशंस बन के आएंगी, इस पे और काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे इस पे, तो और अच्छे से तब समझ आएगा। अभी तो सिर्फ कॉमन सेंस से देखा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता, फॉल्स लिखा है। और देखते हैं जरा। उसके बाद तुमने कहा मुझे कि क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना। 11 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में उसने कहा एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब उसने सिर्फ इतना पूछा है कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं। अब उसने मेरे से इतना पूछा है कि ये फंक्शन है कि नहीं, इतना बताना। ठीक है, तो फंक्शन के लिए मुझे ये कंडीशन याद रखनी थी कि हर x को y मिलेगा या नहीं, और कि कोई x ऐसा तो नहीं है कि x से ज्यादा y मिल जाए। क्या तुम्हें यहां दिख रहा है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? यस या नो? और तुम्हें यहां दिख रहा है कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं? क्या क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? सोचो जरा दिमाग में, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नंबर मल्टीप्लाई होके सेम बना दें और ऐड होके अलग अलग बना दें?
2,2 को देखो, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अगर ए और बी दोनों 2 गए, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे 4, और ऐड होके क्या बनाएंगे 4। 4,1 को देखो, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे 4, ऐड होके क्या बनाएंगे 5। क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक ही एक्स को एक से ज्यादा वाई मिल गए हैं? सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये सिर्फ एक एग्जांपल, और लिख देता हूं एग्जांपल। मान लो दोनों को 6 6 ले लिया, ए बी और बी बी, ये ए और बी लिख रहा हूं मैं, 6 6 ले लिया मैंने, ए को 6 बी को भी 6, दोनों को। तो जरा बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा 36,12 बनेगा या नहीं? एक बार ए को -6 बी को भी -6 ले लिया, अब क्या बनेगा 36, -12 बनेगा या नहीं? फिर से तुम्हें ऐसा दिखा कि एक एक्स को 2 वाई मिल गए, समझे? तो तुम्हें ऐसे कॉमन सेंस से सोचना है कि क्या कोई एक्स ऐसा तो नहीं है जिसको कोई वाई तो नहीं मिल रहा, क्या कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसमें दो एक्स को सेम, मतलब एक एक्स को अलग अलग वाई मिल रहे हो। बन गया खेल खत्म। तो मैं क्या कह दूंगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। हाउ टू राइट दिस पूछ रहा है मेरे से तेजस। तेजस अभी बताया था, अभी 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 इसमें बताया था ना कि अगर फंक्शन नहीं है तो कैसे लिखना है, हाउ टू राइट दिस में ये एक एग्जांपल दे देना है। कितने लोगों को ये पता है कि मैं ये बता चुका हूं? कितने लोगों को पता है? फिर भी यही चीज अभी देखो, एक पेज पलटा है और फिर से पूछने लग गए कि कैसे लिखना है। अगर अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा क्लास का, तुम्हारा ही सिलेबस धीरे होगा, मुझे कुछ कोई नहीं कहेगा देखो बाद में। और मुझे कोई कुछ कह भी लेगा तो नुकसान अल्टीमेटली तुम्हारा ही होना है, सोचो। अगर मुझे किसी ने कुछ कह भी लिया, मान लो तुमने ही कह दिया सर सिलेबस लेट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि होगा नहीं, सिलेबस हमारा सबसे पहले खत्म होगा तीनों सब्जेक्ट में से, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ गए? सत्यम ने लिखा है इज देयर एनी अदर वे। हाँ सत्यम, आंसर याद कर लो, रट्टा मार लो, अदर वे है। और अदर वे है कि आगे वाले से चीटिंग कर लो, पीछे वाले से देख लो। और अदर वे है चिट बना के ले जाओ, पर्ची जेब में रख के। ऐसे बड़े सारे अदर वे हैं, लेकिन ऑथेंटिक वे यही है ना? अपना दिमाग चलाओ, यही ऑथेंटिक वे है। अदर वे कुछ नहीं होता जिंदगी में। और अदर वे के लिए मैं बता चुका हूं कि 12th में पढ़ेंगे, बताया हुआ है ना ये कि 12th में भी पढ़ेंगे ये, तब और अदर वेज भी मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए हमें दे दिया उसने, यार सारे ही करवा दिए, मेरे को ऐसा लग रहा है तुमने मजाक मजाक में, ऐसे लग रहा है मेरा होमवर्क था ये मिसलेनियस करना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ जितना अत्याचार अब हो रहा है मेरे पे। चलो, उसने कहा ए ये है, फंक्शन ए से लेके एन तक डिफाइंड है, और एफ ऑफ एन है क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन फंक्शन। उसने कहा रेंज बतानी है। डोमेन में तुम्हें कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, ये 5 पॉइंट। तो एफ ऑफ 9 बता सकते हो, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन आता है? 3 आता है। हाईएस्ट प्राइम इसमें कौन है? 3 है या नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। एफ ऑफ 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं या नहीं? लेकिन हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट कौन हो गया? 5 हो गया। एफ ऑफ 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 आता है, वही हाईएस्ट होगा। एफ ऑफ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 दोनों आते हैं, लेकिन हाईएस्ट पूछा है तो वो 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 13 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 आता है तो वो 13 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिए आउटपुट्स। आउटपुट्स के सेट को ही हम क्या बोला करते थे? रेंज। कौन आया? 3, 5, 11, 13 हो गई रेंज, खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो ध्यान से, समझ गए? अब कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं कि 8th रह गया, वो भी करा ही दो, तो करा देता हूं, ऐसे उनको भी क्यों निराश करना।
कहाँ गया 8? ये रहा 1,1 2,3 0, -1 -1, -3। उसने कहा है z to z है fx। ओहो ये तो आसान है। fx हमें कहा है ax + b है, a और b बताने हैं। अरे कुछ नहीं है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो सिर्फ। x 1 होने पे y कितना है 1 है या नहीं, यहां से दिख रहा है। x 1 होने पे y 1 है या नहीं, तो यहां डाल देता हूं x को 1, तो 1 = a + b आ जाएगा, क्योंकि ये y होता है। यहां पहुंच गए सब जो लोग कह रहे थे 8 करना है। ऐसे ही x 0 होने पे y -1 है या नहीं, इसको ले लिया, किसी को भी ले सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है। x 0 होने पे y -1 है, तो y को -1 डाल दिया, a × 0 रख लिया प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। b यहाँ -1 डाल दोगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a और b दोनों आ गए, काम बन जाएगा, खत्म। यार अब ये लिख रहे हैं 10th रह गया, वो भी करा दो। तुम मेरे शरीफ होने का ज्यादा फायदा तो नहीं उठा रहे हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं तो तुम नाजायज डिमांड भी कर सकते हो? बहुत क्वेश्चन करा लिया तुमने आज। 1, 5, 9, 11, 15, 16। f 1,5 2,9 1,3 4,5 2,11। सही है। अब उसने पूछा रिलेशन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। पहले पार्ट में पूछा रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वाले सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करने चाहिए, दूसरे इसको करने चाहिए। तो 1 2 1 4 2 1 4 2 तीनों इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले 5 9 3 5 11 5 9 3 तो इसमें है ही नहीं, था क्या, मैं भूल गया लिखना। 1, अच्छा ये तो 3,1 है, ये मैंने लिखा ही गलत है। तो 1 है, बिल्कुल है। 3 उसमें था, बिल्कुल था। देखो सारे पहले एलिमेंट इसमें है, सारे दूसरे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब रिलेशन तो है। क्या कहते हो? क्योंकि रिलेशन क्या होता था, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में क्या होता था, पहला एलिमेंट इधर से दूसरा इधर से। तो इस सारे ऑर्डर्ड पेयर में पहला इधर से दूसरा इधर से रिलेशन तो है। फंक्शन के लिए देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या होता था, फंक्शन के लिए तो बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, देखो जरा 2,9 2,11। क्या तुम्हें भी दिख रहा है मेरे साथ साथ कि 2 के लिए भी 9 मिल रहा है और 2 के लिए 11 में मिल रहा है? 2 के लिए आउटपुट 9 में मिल रहा है, 11 भी। तो फंक्शन तो नहीं है भाई, क्योंकि एक ही x को एक से ज्यादा y मिल गए। क्या कहते हो? एक ही x को एक से ज्यादा y मिल गए, बस। अब मेरे ख्याल से इस खेल को यहीं रोक देना चाहिए। तुमने पूरी एनसीईआरटी की मिसलीनियस एक्सरसाइज करा दी है, ऐसी बदतमीजी करने के लिए शुक्रिया। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ये एहसान उतारने की पूरी कोशिश करूंगा, इतनी इज्जत तुम दे रहे हो मुझे। पारस चावला पूछ रहा है 12th में पार्ट 1 और पार्ट 2 में है मैथमेटिक्स। पारस चावला इस सवाल का जवाब अगर तुझे अभी नहीं मिला तो तेरी जिंदगी पे कौन सा फर्क पड़ेगा, मुझे जरा ये बताइए। शगुन जिंदल कह रही है प्लीज करा दो। क्या शगुन, आप पूछ क्या चाहते हो? वो कह रही है थर्ड दोबारा करा दो। अरे दोबारा करने के लिए तो वीडियो देख लेना ना बेटा, ये देखो ये अलग ही डिमांड रखते हैं। अब सुनो, तुम्हें दो छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊं जो कि मुझे पहले बताने थे, लेकिन तुमने सारी क्लास इसमें ही बर्बाद करा दी आज। तो पहला कंसेप्ट, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x। रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x।
देखो जरा, ट्रिगो का पार्ट है, वैसे ट्रिगो में भी आएगा दोबारा जब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं एक बार। अगर एफ एक्स मेरे पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, मुझे कहा इसकी रेंज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें फॉर्मूले याद है ट्रिगो के, कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी टाइप के करे हुए ना। मैं क्या कर रहा हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। कोई फर्क पड़ा तुम्हें? क्या वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही रहेगी, फंक्शन सेम ही रहेगा। देखो जरा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये जिसमें मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये ए है, ये बी है, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, मान लो, या अल्फा बोल देता हूँ एंगल को? क्या तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ये कॉस अल्फा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, और ये साइन अल्फा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बना कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, ऐसा बना। ये फॉर्मूला बताओगे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, बनेगा या नहीं? जिसमें अल्फा हमारे पास कोई कांस्टेंट है इस ट्रायंगल के। मुझे ये बताओ साइन ऑफ समथिंग कहां से कहां तक वेरी करता था, सोच के बताना। साइन ऑफ समथिंग कहां से कहां तक वेरी करता था? -1 से 1 तक करता था, जहां तक मुझे याद है। बाकी अब बुढ़ापा आ गया, हो सकता है मुझे याद ना हो, तुम्हें याद होगा तुम बता दो। तो मैं ये कह दूं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वेरी करेगा। मैंने क्या करा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरी इनइक्वालिटी को। और क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी थी, इनइक्वालिटी सेम भी रही। क्या यही मेरा फंक्शन था जिसकी मैं बात कर रहा था? सोच के बताना दिमाग से, यस या नो, क्योंकि इसी को तो मॉडिफाई करके लाए थे। तो क्या मेरा ये पता चल गया कि एफ एक्स मेरे पास माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक रहेगा? क्या ये उसकी रेंज नहीं आ गई, बताओ? तो माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि इक्वालिटी है। ये हमारे पास आई रेंज किसकी? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बीच में माइनस हो तब भी सेम रहता है, बीच में माइनस हो तब भी सेम रहेगा। देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, 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 वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी हो या फिर साइन ऑफ ए माइनस बी हो, रहना तो -1 से 1 ही है। समझ गए? ये एक और नमूना आया अभी अभी मार्केट में, नाम बताता हूं तुम्हें जरा, आदित्य शरावत। इसने लिखा टेन और कॉट का एग्जांपल करा दो। मैं रेंज इसकी निकालना सिखा रहा हूं, ये कह रहा है टेन और कॉट का करा दो। फिर से, अब ये डाउट होगा कि ये पता कैसे चला, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या क्या करना है, ये टाइम के साथ पता चलेगा। अभी अभी के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, अभी के लिए तुम्हें इतना याद रखना है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या माइनस कुछ भी हो, इसकी रेंज माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आएगी। इतना याद रखना है। अभी आई कैसे, ये तुम्हारे सामने है।
कुछ नहीं करा मैंने, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ये ट्राइंगल दिख रहा था जिसमें ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा था, ये तो होता ही है पाइथागोरस से। इसको कॉस अल्फा लिखा है, इसको साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। अब ये मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताओ आदित्य बेटा, मान जाना, मुझे ये बताओ 2 sin x कहां से कहां तक रहेगा, सोच के बताओ। 2 sin x कहां से कहां तक रहेगा, -2 से 2। 3 sin x कहां से कहां तक रहेगा, -3 से 3। तो दिस इनटू साइन कहां से कहां तक रहेगा, माइनस यहां से, माइनस इससे इस तक, ये क्वांटिटी, ये तो कांस्टेंट है ना। दिस इनटू साइन ऑफ दिस कहां से कहां तक रहेगा, माइनस दिस से लेके प्लस दिस तक, सिंपल। समझ गए बात को। देखो कैसे क्वेश्चन होगा, एफ एक्स वो कहेगा 2 sin x -3 cos x, मान लो ये कह दिया उसने, कहेगा इसकी रेंज बताओ, कुछ नहीं करना, सिंपल, माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर खत्म। ये कह रहा हूं मैं, सिंपल सी चीज। 4 + 9 -√13 से लेके √13, रेंज आ गई, देखो सिंपल, इतनी सी चीज सिखाई है तुम्हें। कितने लोग पहुंच गए मेरे साथ यहाँ, सिंपल सी चीज है, बस तुम्हें इतना याद रखना है, ये रेंज होती है बस अभी के लिए, बाकी विद टाइम तुम्हें खुद ही पता चलता रहेगा। अगर मान लो एफ एक्स कुछ ऐसा है, 4 cos x प्लस 3 sin x, बताओ जरा रेंज कहां से कहां तक होगी। बहुत सिंपल है, -√4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से लेके प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आया, -5 से लेके 5, मेरा आंसर आ गया। यही चाहता हूं मैं तुमसे, बस इतना ही चाहता हूँ। पिछले पेज, ये वाला पेज अभी आया नहीं आया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाना चाहिए, कुछ करा नहीं है, बहुत सिंपल चीज करिए, लेकिन ये आ गया कि नहीं इतना बता दो, ये इससे काम है मुझे, थोड़े टाइम में काम पड़ेगा, पढ़ता ही रहेगा बीच बीच में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिक्कत आए वीडियो मिलेगी देखना। एक छोटा सा कंसेप्ट और, इसको हम बोलते हैं AMGM कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं AMGM कंसेप्ट। कोई दो नंबर है ए और बी, पॉजिटिव नंबर्स पे वैलिड है, पहले ही बता रहा हूं, पॉजिटिव नंबर्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज, ये उसमें आएगा। ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ये तो तुम्हें पता ही है, अर्थमेटिक मीन, दोनों की एवरेज ले लो, अर्थमेटिक मीन होती है, पता है ना तुम्हें, यस या नो, इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन √AB होती है, ये अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन। मैं फिर से बोल देता हूं, जनरल मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये n पॉजिटिव नंबर्स है, फिर से बार बार लिख रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है, ये n पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनकी अर्थमेटिक मीन क्या होगी, अर्थमेटिक मीन क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN बाय n, इनकी एवरेज ले लो, समझ गए। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है मेरे पास, A1 इंटू A2 डॉट 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 AN की पावर 1/n कर दो, सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n कर दो, सबको ऐड कर दो, n से डिवाइड कर दो, ये होता है अर्थमेटिक मीन, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्यादातर अभी हमें दो की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये लिखा क्या है, a + b/2, और ये लिखा है ab की पावर हाफ, ab की पावर हाफ को क्या लिखा है, √2। इन जनरल हम क्या बोलते हैं हमेशा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और अगर अर्थमेटिक मीन बराबर होती है ज्योमेट्रिक मीन के, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज नंबर्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज नंबर्स आर इक्वल, इतना तुम्हें ध्यान रखना है अभी के लिए। चैप्टर आएगा सीक्वेंस सीरीज, अभी आएगा 11th का ही चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में
कि अभी सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होगा, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या होगा ये बाद में पढ़ेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको तुम चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसान है। a प्लस बी बाई टू ग्रेटर इक्वल टू रूट ए बी, मान लो ये प्रूव करना चाहते हो, देखो जरा, तो ये a प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू टू रूट ए बी आया, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 आया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सिंपल। अब मुझे बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, यस या नो? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो हम क्या कह रहे हैं, एम हमेशा जीएम से बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर ये होल्ड कर रहा है तो यहीं से तो आया है, यही लिखा है बस, सिंपल। और अब मुझे ये बताओ इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू कब होगा, देख के बताओ ध्यान से। इक्वल टू जब a इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब यही चीज मैंने लिखी थी, एम और जीएम बराबर कब होंगे, बराबर मतलब इक्वल टू होल्ड करना, एम और जीएम का इक्वल टू होल्ड करना। और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है हमारे पास, जब नंबर्स इक्वल होंगे, यही लिखा था पहले भी और यही अभी प्रूव करा मैंने। इससे ज्यादा डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब ये चैप्टर में आएगा। ये भी टूल्स की तरह हम लोग यूज करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स की तरह, इसलिए हमने पहले पढ़ लिया। अर्थमेटिक मीन क्या है, सबको ऐड करो, n से डिवाइड करो। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सबको मल्टीप्लाई करो, पावर 1/n करो। समझे? अगर 3 नंबर हुए a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3, ये ज्योमेट्रिक मीन है, a इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। और अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये अर्थमेटिक मीन है। सबको ऐड करके 3 से डिवाइड, सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/3। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। चलो आज का लेक्चर यहीं रोक रहे हैं।